यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? जैसा कि आपने पीछे वीडियो देखा, इससे आप स्पष्ट हो गए होंगे कि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता के बारे में। दोस्तों, आखिरकार यह समान नागरिक संहिता होता क्या है, आइए जानते हैं। भारत के लिए प्रस्तावित यह एक विधिक ढांचा है जिसमें देश के सभी नागरिकों को एक समान कानून प्रदान करने का बात करता है, जिसमें धार्मिक समुदायों के लिए कानून में एकरूपता प्रदान करने का प्रावधान है। अब यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। 2018 में 21st लॉ कमीशन के अध्यक्ष थे BS चौहान, जिनका मानना था कि देश में ना अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड का ज़रूरत है और ना ही आवश्यकता है। वहीं जून 2023 में 22nd लॉ कमीशन के अध्यक्ष हैं ऋतुराज अवस्थी, जिनका मानना है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को अब लागू कर दिया जाना चाहिए। अगर संविधान की बात करें तो संविधान में यूनिफॉर्मिटी बिटवीन रिलीजन और यूनिफॉर्मिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन, जिसमें संविधान जो है यूनिफॉर्मिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन को बढ़ावा देता है, ना कि यूनिफॉर्मिटी बिटवीन रिलीजन को। में जैसे कि आपको पता है, भारत में विजातीय समाज के लोग रहते हैं, जिसमें विभिन्न धर्म, विभिन्न भाषाई और विभिन्न तरह के संप्रदाय, परंपराएं, रीति रिवाजों को मानने वाले लोग रहते हैं, जिसमें विभिन्न धर्म के मानने वाले लोगों का अलग अलग अपना शादी विवाह, तलाक, एडॉप्शन, गोद लेने और उत्तराधिकार का अलग अलग नियम कानून होता है। इसी नियम कानून को हम पर्सनल लॉ कहते हैं। दोस्तों, पर्सनल लॉ और धर्म के नाम पर वर्तमान समय में बहुत सारे भेदभाव किए जा रहे हैं जेंडर को लेकर। जैसे कि एग्जाम्पल पर देखें तो IPC 497 जो कि एडल्ट्री की बात करता है, इसमें होता क्या है दोस्तों कि आज भी भारत में के ईसाई महिलाओं को यह अधिकार नहीं है, यदि उसका पति दूसरे की व्यक्ति के पत्नी के साथ सेक्स करता है, संभोग करता है, यौन करता है, तो अगर वह सिद्ध भी हो जाता है एडल्ट्री, फिर भी महिला जो है उसे तलाक नहीं दे सकती है। वहीं अगर जब उसका हस्बैंड चाहे, महिला का हस्बैंड चाहे, तो तलाक दे सकता है। तो यहाँ पे भी भेदभाव हुआ। उसी तरह से आप एक केस है शबनम हाशमी केस 2013 का है, आप गूगल करके पढ़ लीजिएगा उसको, मिनोरवा मिल केस है। और वहीं अगर बात करें CRPC 125 की, जिसमें मेंटेनेंस अमाउंट की बात की गई है, तो कुछ धर्म और पर्सनल लॉ के तहत कुछ लोग जो हैं इसको मान्यता नहीं देते हैं। बहुत सारे महिलाओं को इसका मतलब इसमें भेदभाव, बहुत सारे महिलाओं के साथ इस पर भेदभाव किया जाता है। CRPC 125 क्या कहता है कि अगर कोई पुरुष किसी स्त्री से तलाक लेता है, यानी कि पति जो है तलाक लेता है स्त्री से, अपने पत्नी से, तो उसको अपने आय का कुछ हिस्सा पत्नी को देना होगा, ताकि वह अपना जीवन यापन कर सके, अपने बच्चे का भरण पोषण कर सके। तो इसमें बहुत समुदाय के ऐसे लोग हैं जो CRPC 125 का दुरुपयोग करते हैं अपने पर्सनल लॉ और धर्म के नाम पर। तो ये हुआ पक्ष में तर्क जो दिया जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना चाहिए, और विपक्ष में भी तर्क है। कुछ लोगों का मानना है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जिसमें आर्टिकल 25 से 29 में धार्मिक स्वतंत्रता की बात की जाती है। तो इसलिए पर्सनल लॉ का बना रहना बहुत ज़रूरी है। अभी उनके हिसाब से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं होना चाहिए, उसका कोई स्थान नहीं है भारत में। अगर उद्देश्य की बात करें, आखिरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड का उद्देश्य क्या है? किसी धर्म या किसी संप्रदाय को के ऊपर कुठाराघात करना यूनिफॉर्म सिविल कोड का उद्देश्य है? तो जी नहीं। किसी धर्म या किसी संप्रदाय के ऊपर कुठाराघात करने का उद्देश्य बिल्कुल नहीं है यूनिफॉर्म सिविल कोड का।
यूनिफॉर्म सिविल कोड तो चाहता है कि हमारे संविधान के प्रस्तावना में जो धर्मनिरपेक्ष गणराज्य की अवधारणा की मान्यता है उसको मजबूत बनाने का उद्देश्य जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड का है। तो आपका राय क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय चंपारण।